हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में, जो कि सीटेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आपको 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाते हैं। तो ये जो वीडियो है वो अंत तक जरूर देख के जाइएगा, ताकि इस टॉपिक में से एग्जाम में आने वाले 2-3 में से क्वेश्चन आपके ना छूटे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट होता क्या है? देखिए, जो हेरिडिटी होती है ना, वो जो होती है स्टैटिक होती है। स्टैटिक मीन्स फिक्स होती है, कभी भी बदलती नहीं है। ठीक है, अगर आप गुजरात से महाराष्ट्र जाएंगे तो क्या आपकी जो हेरिडिटी है क्या बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, राइट? क्योंकि जो हेरिडिटी है, जब एक माँ गर्भ धारण करती है तभी उस बच्चे के अंदर वो हेरिडिटी जो जीन्स होती है वो उसको मिल जाते हैं, और वो दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा तो इसकी जो हेरिडिटी है, जो जीन्स उसे मिले हैं अपने पिता से, वो कभी भी बदलेगा नहीं। इसलिए जो हेरिडिटी होती है वो कैसी होती है? स्टैटिक होती है, फिक्स होती है। ओके, वहीं दूसरी तरफ जो एनवायरनमेंट होता है ना, जो एनवायरनमेंट होता है वो कैसा होता है? डायनामिक होता है। ओके, हमेशा बदलता रहता है। वही बच्चा अगर गुजरात से महाराष्ट्र जाएगा तो क्या उसका एनवायरनमेंट बदलेगा या नहीं बदलेगा? आप लोग बताइए। तो बदलेगा। ठीक है, तो जो एनवायरनमेंट होता है वो डायनामिक होता है, हमेशा बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। बट जो हेरिडिटी होती है वो कभी भी बदलती नहीं है, वो बच्चे को गर्भ से ही मिल जाती है और जीवन परांत ये हेरिडिटी रहती ही है। ठीक है, हेरिडिटी जो होती है कभी बदलती नहीं है और जो एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा बदलता रहता है। आई होप आपको ये दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, जो जीन्स होते हैं ना, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने क्रोमोसोम्स का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये कितने होते हैं टोटल? तो नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, इधर शॉर्टकट में लिख देती हूँ, ये टोटल कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 जो होते हैं वो होते हैं बॉयज में, एंड 23 जो होते हैं वो होते हैं गर्ल्स में। ओके, आई होप वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 23 प्लस 23 कितना हो गया? 46 हो गया। इसमें से जो 22 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, इसको कहा जाता है ऑटोसोम्स। क्या कहा जाता है? ऑटोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, 22 जो क्रोमोसोम्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जो 22 क्रोमोसोम्स है उसे ऑटोसोम्स कहा जाता है, और ये मेल एंड फीमेल दोनों में होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों में ही 22 जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दोनों में ही होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ? इसमें से एक बच गया और इसमें से एक बच गया। ठीक है, तो जो एक क्रोमोसोम है ना, जो एक बच गया है क्रोमोसोम, उसे क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेक्स क्रोमोसोम। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम है ना, वो डिसाइड करता है, सेक्स डिसाइड करता है बेबी का, कि ये बेबी जो है वो लड़का होगा या लड़की होगी। ठीक है, तो जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है कि लड़का होगी या लड़का होगा या लड़की होगी। ओके, तो देखिए 22 क्या हो गए? ऑटोसोम्स। ठीक है, जो मेल में भी होते हैं और फीमेल में भी होते हैं। ठीक है, और ये जो एक बच गया, 23rd वाला जो बच गया, इसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, और इसी से क्या डिसाइड होता है? बेबी का सेक्स डिसाइड होता है। टोटल कितने हो गए? 23, राइट? 23 क्रोमोसोम्स हो गए। इसके बाद मेल में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? मेल में होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, और जो फीमेल होती है इसमें कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स एंड एक्स, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और बॉयज में क्या होते हैं? एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। और जब एक्स और वाई मिलेगा तब क्या होगा? बेबी बॉय का जन्म होता है, और जब एक्स और एक्स मिलते हैं तब बेबी गर्ल का जन्म होता है। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है वो सीटेट में बहुत बार पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान से इसे देखिएगा। देखिए, वापस से एक बार मैं आपको बता देती हूँ, टोटल जो मेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक्स वाई होते हैं,
फीमेल में जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं। जब एक्स वाई मिलेंगे तो बेबी बॉय का जन्म होता है, और जब एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो बेबी गर्ल का जन्म होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, आपने जीन्स में तो देखा ही होगा कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं ना वो सेम टू सेम दिखते हैं। ट्विंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, राइट। तो जब ट्विंस होते हैं ना वो दो प्रकार के ट्विंस होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस एंड जो सेकंड वाला होता है वो होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस को मोनोजाइगोटिक भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मोनोजाइगोटिक। और जो फ्रेटर्नल ट्विंस है इसे कहा जाता है डाइजाइगोटिक। ओके, तो जाइगोट क्या होता है? जाइगोट मतलब हिंदी में जिसे हम थैली कहते हैं, प्लेजेंटा कहते हैं, जिसमें बच्चा उस थैली में रहता है, उसे ही क्या कहा जाता है? जाइगोट कहा जाता है। ओके, देखिए, तो आइडेंटिकल ट्विंस में जो बच्चे होते हैं ना वो एक ही थैली के अंदर दो बच्चे होते हैं। ठीक है, एक ही प्लेजेंटा के अंदर दो बच्चे होते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? बच्चा जो है ना सेम दिखता है। ठीक है, सेम बच्चे का फेस आपको ऑलमोस्ट दिखेगा। इसके बाद सेम सेक्स का बच्चा होता है। लड़का है तो दोनों लड़की है तो दोनों लड़की ही रहेगी, लड़का है तो दोनों लड़का ही रहेंगे। ठीक है, उनका कलर, शेप, साइज, हाइट सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहता है। आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है? सब कुछ मोस्टली सेम ही होता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जाइगोट से निकलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है? फ्रेटर्नल ट्विंस। फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है कि जो प्लेजेंटा होता है, जो थैली होती है बच्चे की, वो दो होती है। ओके, दो थैली के अंदर दो अलग अलग बच्चे होते हैं, जिसके वजह से इसमें कभी कभी सेम सेक्स के बच्चे भी हो सकते हैं। मतलब दोनों लड़का भी हो सकता है और दोनों लड़की भी हो सकती है, और अलग अलग बच्चे भी हो सकते हैं, लड़का और लड़की भी इसमें हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो थैली है दोनों अलग है। इसमें बच्चों में काफी डिफरेंसेस होते हैं। बच्चे का कलर अलग हो सकता है, सेक्स अलग हो सकता है, उनके जो फीचर्स हैं वो कलर डिफरेंट हो सकते हैं, आंखों का कलर, बालों का कलर भी डिफरेंट हो सकता है, जिसे क्या कहा जाता है? फ्रेटर्नल ट्विंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और सीटेट में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, आते हैं। ठीक है, कि आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आई होप आपको जो टॉपिक है हेरिडिटी वाला वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट के बारे में कि जो हेरिडिटी है उसमें एनवायरमेंट क्या रोल प्ले करता है। हेरिडिटी के साथ साथ एनवायरमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है हर एक बच्चे के लिए। ठीक है, अगर उसे अच्छे जीन्स तो मिल गए हैं, अच्छे माता पिता के जीन्स मिल गए हैं, बट उसे अच्छा एनवायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, कहीं ना कहीं डम हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी माता पिता हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, पढ़ाई लिखे में बहुत फर्स्ट क्लास आते हैं, बट बच्चे का अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देने की वजह से वही बच्चा इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाता है, इतना अच्छा इंटेलिजेंट नहीं बन पाता है। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक बच्चे के लिए, हर एक ह्यूमन बीइंग्स के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या है डेफिनेशन। द इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग दैट इफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। जो इन्वायरमेंट है ना, जीन्स को छोड़कर हर एक चीज क्या है? इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है, और हर एक चीज इन्वायरमेंट में ही आएगा। ठीक है, जीन्स को छोड़कर, क्योंकि जो जीन्स होता है उसको हम लोग बदल नहीं सकते। जो बचपन में मिल चुका है, जो माँ के पेट में हमें जीन्स मिल चुके हैं, वो जीन्स को हम लोग नहीं बदल सकते हैं, राइट। अगर जो माता पिता है उनकी हाइट छोटी है तो बच्चे की भी हाइट क्या होगी? छोटी ही होगी। क्यों? क्योंकि उसे वही जीन्स मिले हुए हैं जिसकी वजह से उसकी हाइट छोटी है, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो जीन्स को छोड़कर बाकी जो भी कुछ है वो किस में आएगा? इन्वायरमेंट में आएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द सराउंडिंग। इन्वायरमेंट में हमारे सराउंडिंग में जितना भी कुछ है वो किस में इंक्लूड है? हमारे इन्वायरमेंट में इंक्लूड होता है। ठीक है, सिर्फ जीन्स को छोड़कर सब कुछ किसका हिस्सा है? इन्वायरमेंट का ही हिस्सा है। और जो इन्वायरमेंट है वो हेरिडिटी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर अच्छा जीन्स मिले और अच्छा इन्वायरमेंट मिले तो बच्चा जीवन में बहुत आगे जाता है। आप लोगों ने वुडवर्थ का नाम तो सुना ही होगा, एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? वुडवर्थ। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है कि हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे के विकास के लिए। अगर एक बच्चे का डेवलपमेंट करना है आपको,
तो हेरिडिटी भी अच्छी होनी चाहिए एंड एक इन्वायरमेंट भी अच्छा ही मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी ट्विंस के बारे में बताया, तो जो दो बच्चे हैं, दो बच्चों को सेम ही जीन्स मिले हैं, ठीक है, बट दोनों बच्चों को अगर हम अलग अलग एनवायरमेंट दे, एक बच्चे को फॉरेन भेज दे पढ़ने के लिए और एक बच्चे को इंडिया में ही रखे, दोनों के जो इन्वायरमेंट है उसमें काफी बदलाव आ जाएगा, राइट। बोलने के तरीके में, खाने के तरीके में, सब में क्या आ जाएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। बट जो हेरिडिटी है वो नहीं बदलेगी। तो जो वुडवर्थ है उन्होंने बोला कि जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे के विकास के लिए। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे नेचर एंड नर्चर के बारे में। आप लोग ने ये तो सुना ही होगा कि नेचर एंड नर्चर, ठीक है। नेचर क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो नेचर है, स्वभाव है, राइट। कोई बच्चा होता है जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होता है, तो वो उसको कहाँ से मिलता है, उसकी हेरिडिटी से मिलता है। तो जो नेचर है वो किस में आएगा, हेरिडिटी में आएगा, ठीक है। जिसका स्वभाव होता है उसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। इसमें क्या आएगा, आंखों का कलर, बालों का कलर, हाइट, वेट, इसके बाद बोलने का स्टाइल, जो हमारा टेम्परेचर होता है, कोई कोई बहुत बच्चे बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं। इसके बाद जो डिप्रेशन में रहते हैं ना, वो भी इसी का कारण है। अगर माता पिता बहुत ज्यादा टेंशन लेते होंगे और वो डिप्रेशन का शिकार हुए होंगे, तो ऐसा मानकर चलिए कि इनका जो बच्चा है वो भी डिप्रेशन का शिकार बन सकता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर भी यही जीन्स उसे अपने माता पिता के जीन्स ही मिले हुए हैं। तो जो नेचर होता है वो किस में आएगा, हेरिडिटी में आएगा, जो कि फिक्स होता है, कभी भी बदलता नहीं है, स्टैटिक होता है। ओके, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब है नर्चर। नर्चर में क्या आएगा, एनवायरमेंट। जो हमारा एनवायरमेंट है ना वो किस में आएगा, नर्चर में। जैसे कि हम जो पेड़ पौधे होते हैं उसे कितना प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं, पानी देते हैं, उसे केयर करते हैं उसकी, राइट। तो बड़ा बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, राइट। तो जो नर्चर है वो हमारा क्या आएगा, एनवायरमेंट में आएगा। ओके, अब जो हमारा एनवायरमेंट होता है कैसा होता है, डायनामिक होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, चेंज होता रहता है। आज हम गुजरात में हैं, कल हम मुंबई चले जाएंगे, तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो चेंज हो जाएगा, बट जो मेरी हेरिडिटी है वो चेंज नहीं होगी। ओके, डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। ये दोनों से ही हम बने हैं। जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट है हमारा, हमको इन्होंने बनाया है, हेरिडिटी ने एंड एनवायरमेंट ने। इसके बिना हम कुछ भी नहीं है। जो हमारे अंदर समझ आ रही है वो किससे आ रही है, हमारे एनवायरमेंट की वजह से। हमारे जो हेरिडिटी है इसके वजह से हम इतने समझदार बने हैं। ओके, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है इसका टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, एनवायरमेंट जो होता है और हेरिडिटी जो होता है दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हेरिडिटी में कुछ मिस्टेक है, कुछ फॉल्ट है, बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है, तो कितना भी अच्छा हम उसे एनवायरमेंट देंगे तो हम उसे अच्छा नहीं बना सकते हैं। अगर कोई मेंटली रिटायर्ड बच्चा है और उसे हम बहुत अच्छा एनवायरमेंट देंगे तो भी वो इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, राइट। तो जैसा आपकी जो हेरिडिटी होगी उसके अकॉर्डिंग जो एनवायरमेंट होता है वो इंटरैक्ट करता है, आपस में कैसे होते हैं हम लोग का इंटरेक्शन होता है, इन दोनों से ही मिलकर हम बनते हैं। ठीक है, एक बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट उसे एनवायरमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो बच्चा डम भी हो सकता है। ठीक है, एक के पेरेंट्स है IAS ऑफिसर है, पढ़ने में बहुत होशियार है, बट अपने बच्चों को इतना वो माहौल नहीं दे पा रहे हैं, वो एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे, तो क्या उनका बच्चा अच्छे से पढ़ पाएगा? नहीं। तो जो हेरिडिटी है और जो एनवायरमेंट है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक है इसमें से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं और देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा वीडियो आपने देखा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। सीटेट की एग्जाम जो है वापस नेक्स्ट बहुत जल्दी ही आने वाली है, तो प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें। ओके, और बने रहे आई एम पॉसिबल क्लास के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।